इस प्रकार दुर्घटना ज्यादा होने के कारण गांव वाले उस सड़क से आना जाना छोड़ दिए। गांव से शहर में व्यापार होना रुक गया था, लेकिन उस सड़क से ज्यादा दूर दूसरा सड़क बनना शुरू हो गया था। गांव वाले दूसरे सड़क के बनने का इंतजार करने लगे। कुछ दिनों में ही दूसरा सड़क बन गया। गांव वाले भूतिया सड़क को अपने तरफ से पूरी तरह से बंद कर दिया, मतलब पेड़ और पत्थर को तोड़कर सड़क पर गिरा दिए कि कोई और दुर्घटना ना हो सके, साथ में सूचना भी लिख दिए। शहर के तरफ से भी भूतिया सड़क को बंद करवा दिया गया। दूसरा सड़क बिल्कुल अच्छे से बनाया गया था और वहां से आना जाना शुरू हो गया, साथ में वहां किसी प्रकार का दुर्घटना जैसा कोई संभावना नहीं था। जबकि भूतिया सड़क पूरी तरह से मतलब हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। एक रौनकपुर नाम का छोटा सा गांव था। गांव का राजा रौनक सिंह जो हमेशा अपने प्रजा की रक्षा करता था। एक दिन की बात है, एक गीद नाम का पक्षी जो भूतिया पेड़ का बीज लेकर उड़ रहा था। जब वह गीद रौनकपुर गांव से गुजरा तो अचानक में बीज उसके मुंह से गिरकर गांव के बीचों बीच में जाकर गिर गया और वह बीज तुरंत दूसरे दिन एक पौधा बन गया। गांव वालों की नजर उस पौधे पर पड़ी, क्योंकि वह पौधा काला कलर का था, तो उन्हें लगा कि होगा कोई खरपतवार होगा। उसके दूसरे दिन ही वह पौधा और बड़ा हो गया। गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए कि कल ही ये छोटा सा पौधा था और आज भर में इतना बड़ा हो गया। ऐसे ही बात में गांव वाले भूल गए, लेकिन वह पौधा तीसरे दिन एक काला पौधा एक पेड़ का रूप धारण कर लिया। इस बात को लेकर पूरे गांव में हलचल मच गया कि 3 दिन में इतना बड़ा पेड़ उग गया। इस बात के बारे में गांव वाले राजा के पास किए। राजा भी एक दिन रुके रहे। चौथे दिन वह पेड़ और भी बड़ा हो गया। सभी गांव वाले उस भूतिया पेड़ को देखते के देखते ही रह गए। राजा तुरंत उस जगह पहुंचे और देखे तो वह पेड़ बहुत बड़ा हो गया था। हुनेसर जी नाम बदला हुआ, हमारे जिले के ही रहने वाले थे और शादीशुदा थे। उनके परिवार में उनके 2 छोटे भाई, माता पिता, पत्नी तथा 2 प्यारे बच्चे थे। हुनेसर जी कोलकाता में किसी सेठ के यहाँ ट्रक की ड्राइवरी करते थे। उन्हें ट्रक पर माल लाद कर दूर दूर के शहरों में जाना पड़ता था। वे बहुत ही मेहनती थे और अपना काम पूरी जिम्मेदारी व ईमानदारी से करते थे। उनके कार्यों से उनका सेठ भी बहुत ही खुश था और हर महीने उन्हें अपने साथ लेकर डाकघर जाता था और 1000-1200 उनके घर मनी ऑर्डर जरूर कराता था। हुनेसर जी की जीवन गाड़ी बहुत ही मजे में चल रही थी। कभी कभी जब उनको माल लेकर लखनऊ, बनारस आदि आना पड़ता तो वे थोड़ा समय निकालकर घर पर भी आ जाते और घर वालों का हाल चाल लेने के बाद वापस चले जाते। एक बार की बात है कि हुनेसर जी रात को करीब 10 बजे ट्रक लेकर निकले। उन्हें दिल्ली की ओर जाना था। उनके साथ सामू नाम का एक खलासी भी था। हुनेसर जी खलासी को अपने बेटे जैसा मानते थे और उसे ट्रक चलाना भी सिखाते थे। अब सामू ट्रक चलाने में निपुण भी हो गया था। उस रात सामू ने जिद करके कहा कि आप आराम से सो जाए तो ट्रक चलाकर मैं ले चलता हूँ। हुनेसर जी न कहकर ट्रक खुद चलाते हुए निकल पड़े और सामू उनके बगल में बैठा रहा। रात के करीब 1 बजे होंगे और ट्रक एक चौड़ी सड़क पर तेज गति से दौड़ा चला जा रहा था। अचानक हुनेसर जी को पता नहीं क्या हुआ कि वे सड़क किनारे ट्रक रोककर बीड़ी सुलगाकर पीने लगे। बीड़ी पीने के बाद वे सामू से बोले कि मुझे बहुत नींद आ रही है, अस्तु मैं सोने जा रहा हूँ। तुम एक काम करो, मजे में धीरे धीरे ट्रक चलाकर ले चलो। सामू तो ट्रक चलाना ही चाहता था। उसने हामी भरकर ट्रक की स्टीयरिंग पकड़ ली और धीमी गति से ट्रक को दौड़ाने लगा। लगभग आधे 1 घंटे के बाद जब सामू को लगा कि अब हुनेसर जी गहरी नींद में सो रहे हैं तो उसको मस्ती सूझी। उसने ट्रक की स्पीड बहुत ही तेज कर दी और गुनगुनाते हुए ड्राइविंग करने लगा। अचानक उसे पीछे से एक और ट्रक आती दिखाई पड़ी, शायद जिसकी स्पीड और भी तेज थी। उसने सोचा कि शायद पीछे से आ रही ट्रक उससे आगे निकलना चाहती है। सामू का भी खून अभी तो एकदम नया था। वह भला ऐसा क्यों होने दे। उसने भी ट्रक का एक्सीलेटर चांपते हुए ट्रक को और भी तेज दौड़ाने लगा। अरे ये क्या, उसने ट्रक की स्पीड इतनी बढ़ा दी कि ट्रक अब उसके काबू से बाहर हो गई। वह कुछ सोच पाता इससे पहले ही ट्रक सड़क छोड़कर उतर गई और एक पेड़ से टकराकर पूरी तरह से नष्ट हो गई। इस दुर्घटना में हुनेसर जी तो प्रभु को प्यारे हो गए, पर सामू बच गया। उसे कुछ ट्रक चालकों ने पास के अस्पताल में भर्ती कराकर उसके सेठ को सूचना भिजवा दी थी। सामू 4-5 दिन अस्पताल में पड़ा रहा। उसे अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा हो रहा था। उसकी एक गलती से उसके पिता समान हुनेसर जी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उसका दिल रो पड़ा था, पर अब विधि के विधान के आगे वह कर भी क्या सकता था। उसने तय कर लिया कि अब वह जो भी कमाएगा उसका आधा हुनेसर जी की परिवार को दिया करेगा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वह वापस कोलकाता आ गया। अपने सेठ से मिलकर उसने सारी बात बताई और अपनी गलती पर फूट फूट कर रोने लगा। सेठ ने उसे समझाते हुए कहा कि अब रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं, पर हम अभी हुनेसर जी के परिवार वालों को कुछ बताएंगे नहीं और समय समय पर उसके परिवार की मदद करते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सामू से एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सामू पूरी तरह से डर गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए।
दरअसल सेठ ने सामू को बताया कि हुनेसर जी बराबर बताया करते थे कि मालिक, जब भी यहाँ से माल लेकर दिल्ली के लिए निकलता हूँ तो रात को करीब 1-2 बजे एक सुनसान जगह पर ऐसा लगता है कि कोई ट्रक तेजी से पीछे से आ रहा है और हमें ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। पीछे देखने पर वह ट्रक दिखाई नहीं देता, पर ट्रक के मिरर में वह साफ साफ ओवरटेक करते हुए दिखता है। कई बार तो मैंने अपने ट्रक को किनारे लगाकर उतर कर देखा तो पीछे कोई ट्रक ही नहीं दिखा। तेजी से आता वह ट्रक केवल रात को ही, और वह भी मिरर में ही दिखता है। मालिक, इस ट्रक के चक्कर में कई ट्रक वालों का एक्सीडेंट हो गया है। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। आगे उस सेठ ने कहा कि मैं हुनेसर जी की बातों को सुन तो लेता था, पर उस पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई ट्रक होकर भी ना हो। और वैसे भी मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता, पर तुम्हारी बातें सुनने के बाद पता नहीं क्यों अब मुझे हुनेसर जी की बातों पर विश्वास होने लगा है। सेठ जी के इतना कहते ही सामू को काट मार गया। वह चाहकर भी चीख नहीं सका। तो क्या पीछे से आ रहा ट्रक कोई भूत प्रेत था, या कोई भूत ट्रक बनकर ट्रक वालों को चकमा देकर दुर्घटना करा देता था। खैर, समय सबके घाव भर देता है। सेठ भी अपने काम में लग गए और सामू भी। 3 महीना बीतने के बाद एक दिन सेठ ने सामू से कहा कि चलो हुनेसर जी के घर चलकर आते हैं। इस बात को छिपाना ठीक नहीं होगा, और साथ ही हुनेसर जी के परिवार की कुछ आर्थिक मदद भी कर देंगे। हुनेसर जी थे तो हर महीने उनके परिवार को मनी ऑर्डर चला जाता था, पर पिछले 3 महीने से मनी ऑर्डर भी नहीं गया और ना ही कोई पत्र आदि। उनके घर के लोग कहीं परेशान न हो। सेठ की बात सुनकर सामू ने कहा कि सेठ जी, अगले महीने मेरी शादी है। शादी के बाद हम लोग चलेंगे, क्योंकि मैंने भी सोच रखा है कि हुनेसर जी के परिवार की मदद करता रहूंगा। इसके बाद सेठ ने कहा कि ठीक है, अगले महीने चलते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं मुनेसर जी के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी कर दूं, और साथ ही उनके दोनों भाइयों को यहां लाकर कुछ काम धंधा दिलवा दूं। मई का महीना था और दोपहर का समय। कड़ाके की लू चल रही थी। सेठ और सामू पसीने से तरबतर थे। वे लोग पूछते पूछते हुनेसर जी के गांव में आ गए थे। एक आदमी ने हुनेसर जी के घर पर भी उन लोगों को पहुंचा दिया। हुनेसर जी के दरवाजे पर एक नीम का घना पेड़ था, जिसके नीचे चौकी पड़ी हुई थी। सेठ और सामू वहीं बैठ गए। उन लोगों ने हुनेसर जी के परिवार के लिए साड़ी, कपड़ा, मिठाई आदि जो लेकर आए थे, घर में भिजवा दिए। घर से उन्हें पानी, जलपान आदि पीने के लिए आया। पानी उनी पीने के बाद उन दोनों ने हुनेसर जी के पूरे परिवार को ये दुखद घटना सुनाने की सोची। अरे ये कहा, अभी वे लोग कुछ कहने ही वाले थे, तभी डाकिये के साइकिल की घंटी ट्रिन ट्रिन बजती हुई उसी नीम के आगे आकर रुक गई। फिर डाकिये ने हुनेसर जी के पिताजी को जेरमी करते हुए मनी ऑर्डर सौंपा। मनी ऑर्डर सौंपने के बाद डाकिया चला गया। डाकिये के जाने के बाद हुनेसर जी के पिताजी ने कहा कि जब आप लोग आ ही रहे थे तो फिर हुनेसर को ये पैसे डाक से लगाने की क्या जरूरत थी। आप लोगों से हाथ से ही भिजवा दिया होता। हुनेसर जी के पिता के मुंह से इतना सुनते ही सेठ और सामू दोनों हक्के बक्के हो गए। सेठ ने थूक घोंट कर हुनेसर के पिताजी से पूछा कि क्या कहा आपने। हुनेसर जी ने मनी ऑर्डर भेजा है। सेठ की यह बात सुनते ही हुनेसर के पिताजी ने बिना कुछ बोलते हुए 100 के 8 नोट तथा मनी ऑर्डर वाला छोटा कागज का टुकड़ा जिस पर पता लिखा था सेठ के आगे बढ़ा दिया। सेठ जल्दी जल्दी उस कागज के टुकड़े को उलट पुलट कर देखने लगे। उन्हें कुछ भी विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मनी ऑर्डर के उस कागज पर जो लिखाई थी वह हुनेसर जी की ही थी, और वह पैसा उन्होंने पिछले महीने ही उसी डाकघर से लगाया था जहां से सेठ और वे बराबर हर महीने पैसा लगाया करते थे। अब तो सेठ एकदम से घबरा गए थे। साथ ही सामू के चेहरे का रंग भी उड़ गया था। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी हुनेसर जी बोल पड़े कि कुछ भी हो, पर भगवान ऐसा लड़का सबको दें। हम लोगों की बहुत ही सुध रखता है और हर महीने थोड़ा कम या ज्यादा मनी ऑर्डर जरूर कर देता है। इतना सुनते ही सामू बोल पड़ा कि काका, क्या पिछले महीने भी हुनेसर जी ने मनी ऑर्डर किया था। हाँ कहते हुए हुनेसर जी के पिताजी ने कहा कि अरे भाई, हाँ हाँ, पिछले महीने तो उसने 12 रुपए भेजे थे। इतना सब सुनने के बाद आप लोग खुद ही सोच लीजिए कि सेठ और सामू किस परिस्थिति में होंगे। अचानक सामू अपने आप को रोक न सका और फफक कर रो पड़ा। सेठ से रहा न गया और वे सामू को चुप कराते हुए खुद भी रुआंसू हो गए। हुनेसर जी के परिवार वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ये दोनों रोने क्यों लगे। अब उस नीम के नीचे गांव के अन्य लोग भी एकत्र हो गए थे। सेठ ने थोड़ी हिम्मत करके सारी बात कह डाली। ये बात सुनते ही वहां खड़े लोगों, विशेषकर महिलाओं में रोवन पीटन शुरू हो गया, पर अभी भी हुनेसर जी के घर वाले यह मानने को तैयार नहीं थे कि पिछले 4 महीनों से हुनेसर जी नहीं है। अगर हुनेसर जी नहीं है तो इन 4 महीनों में जो 3 बार मनी ऑर्डर आए हैं, वह किसने भेजा है। हैंडराइटिंग तो मुनेसर की ही है। अरे इतना ही नहीं, 2 महीने पहले उसका एक पत्र भी मिला था जिसमें उसने लिखा था कि बाबूजी कुछ जरूरी काम आ जाने के कारण 1 साल तक मैं घर नहीं आ सकता, पर मनी ऑर्डर बराबर भेजता रहूंगा। काफी कुछ सांत्वना के बाद हुनेसर जी के दुर्घटना की पुलिस द्वारा ली गई कुछ तस्वीरों और डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद अंततः हुनेसर जी के घर वाले माने कि अब हुनेसर जी नहीं रहे, पर वह भी पूरी तरह से नहीं।
गांव वालों और कुछ हितनाथ के कहने सुनने के बाद हुनेसर जी की अंतिम क्रिया संपन्न की गई। सारे कर्म विधिवत संपादित किए गए। इसके बाद हुनेसर जी के दोनों भाई सेठ के पास कोलकाता चले गए। सेठ ने उन्हें एक कारखाने में अच्छे वेतन पर नौकरी दिलवा दी। इसके साथ ही सेठ हर महीने हुनेसर जी के परिवार के लिए कुछ पैसे मनियार्ड करता रहा। खैर जो भी, पर अभी भी सामू को यकीन नहीं कि उसका पीछा करने वाला ट्रक कोई भूत चला रहा था और मरने के बाद भी हुनेसर जी अपने परिवार को मनियार्ड करते रहे। खैर अब हुनेसर जी के परिवार को पूरी तरह यकीन हो गया है कि अब हुनेसर जी इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि अब उनका पत्र मनियार्ड आदि भी नहीं आता और इस घटना को भी तो काफी समय हो गए। चौथे दिन खूब तेज बरसात होने लगा और आंधी आ गई थी। तब कबीर घर का दरवाजा खिड़की बंद कर दिया। उसी समय बिजली भी चली गई थी। घर में वापस साड़ी वाली औरत का आना जाना शुरू हो गया। कबीर डर से वापस खिड़की खोल दिया और बाहर देखा तो सभी के घर बिजली था, बस उसी के घर नहीं था। कबीर टॉर्च लेकर घर के नीचे पावर हाउस में गया तो उसके पीछे पीछे उसका कुत्ता भौंकते भौंकते आने लगा। कबीर जैसे पावर हाउस का दरवाजा खोला तो उसे वहां एक डेड बॉडी दिखाई दिया। कबीर डर गया और तुरंत वहां से भागा और अपने बेटे राज को लेकर घर के दरवाजा बंद करके घर से भागना शुरू किया। बारिश बहुत तेज बरस रही थी। कबीर अपने बेटे राज साथ बाहर भागते भागते कबीर का पैर एक खड्डे में अटक गया। राज कबीर को निकलना चाहा लेकिन कोई उसे खींच रहा था। राज खूब कोशिश किया, निकाल नहीं पाया। कोई राज और कुत्ते को लेकर घर गई और दरवाजा बंद कर दिया। कबीर को निकलने में 5 मिनट लगा। वह वापस घर में गया तो दरवाजा खुला था। कबीर राज और कुत्ते को खूब ढूंढा लेकिन उसे राज और कुत्ता कहीं भी नहीं दिखाई दिए। कबीर वही घर में रहने लगा। एक कस्टमर कबीर का लोन पास करने कबीर के घर आया था। वह तुरंत भागा वहां से। कबीर बाहर आकर पूछे, क्यों भाई आप बाहर क्यों आए? कस्टमर, आपके घर में एक औरत, एक लड़का और एक कुत्ता दिखाई दिया। एक मिमसपुर नाम का बड़ा सा गांव था। गांव के दक्षिण ओर खूब घना जंगल था। उसी जंगल में एक डरावना गुफा था, जिसमें एक उड़ने वाला डायनासोर रहा करता था। डायनासोर के मुंह से आग निकलता था और वह खूब भयानक दिखाई देता था। वह डायनासोर हर महीने गांव में आता और बहुत से घरों को जलाकर राख करके जाता था। इसी प्रकार इस बार भी वह डायनासोर आया और ज्यादा गांवों को जलाकर राख कर दिया, जिससे गांव में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बहुत से खेत भी जला दिया था। सभी गांव वाले राजा के पास डायनासोर के बात को लेकर गए। राजा भी चाहता था कि डायनासोर को मारा जाए क्योंकि उसने बहुत सारा नुकसान कर चुका था। राजा ने सैनिकों को उस गुफा में लेकर गए। 12 सैनिक को तलवार लेकर गुफा के अंदर भेजे। 2 सैनिक डायनासोर पर जैसे चाकू मारा कि डायनासोर जाग गया और आग से जलाकर 12 सैनिकों को भस्म कर दिया। राजा निष्फल होकर वापस आ गए और मैं दरबार में हुक्म देते हैं, राजा, जो डायनासोर को मारेगा मैं उसे 10,000 सोने की मोहरे इनाम के रूप में दूंगा। शाम के 5 बज रहे थे। उसी वक्त मेरा मोबाइल बज उठा। सामने विक्रम था। हमेशा की तरह वो प्यार से बोला, जाने मन क्या कर रही हो? मैंने कहा कुछ नहीं, बस अब ऑफिस से निकलकर पीजी जाऊंगी। तुम क्या आ रहे हो? और सामने से जो सुना उस पर विश्वास नहीं हुआ। विक्रम बोला, जान पैकिंग कर लो, हम घूमने जा रहे हैं। आज फ्राइडे है, मंडे भी ऑफ है और ट्यूसडे की मैं छुट्टी ले लूंगा। तुम बस पैकिंग करो और रास्ते के लिए कुछ खाना पैक करवा लेना, मैं जल्दी पहुंचता हूँ। विक्रम भी ना सरप्राइज कर देता है कभी कभी। पिछले 1 महीने से इसी बात पर हमारी बहस चल रही थी। मैं उसे कह रही थी लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, प्लान बनाओ, पर उसने अपने घर जाने की रट लगा रखी थी। हम दोनों ही गुड़गांव में जॉब करते थे, अलग अलग पीजी में रहते थे। हफ्ते में 3-4 बार मिल लेते थे, पर वीकेंड पर विक्रम का घर जाना जरूरी ही था। उसके पेरेंट्स उसका रास्ता देखते थे। मेरा अपना कहने को कोई नहीं था इस दुनिया में। चाचा ने बचपन में पाल दिया, पढ़ा लिखा भी दिया। अब जब वो नहीं रहे तो मैं उनकी फैमिली में एक अवांछनीय सदस्य हो गई, इसलिए पिछले 2 साल से पीजी में रहने आ गई थी। यही विक्रम से मुलाकात हुई और कब मुलाकातें प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। हम दोनों उम्र के 30 बसंत देख चुके थे। अब हमारे प्यार में लड़कपन नहीं था, एक गंभीरता थी, पर हम दोनों एक साथ लिव इन में रहने की हिम्मत ना जुटा पाए। खैर ये तो हुआ परिचय। अब अपनी कहानी पर आती हूँ। उस दिन जैसे मेरे पैरों को पंख लग गए थे। मैं बहुत खुश थी। विक्रम के साथ इतने दिन बिताने की कल्पना से ही मैं सिहर उठी थी। मैं जल्दी से सब जरूरी चीजें पैक की, अपने वॉकिंग शूज कसे और रेडी थी। तभी फोन पर मिस्ड कॉल यानी विक्रम आ गया। मैंने जल्दी ही सामान गाड़ी में रखा और बैठते ही विक्रम को चुम लिया। वो भी बहुत खुश हो गया। उसने कहा, रुबिन भी रेडी, हम एंजॉय करेंगे। हम पूरी रात ड्राइव करते रहे और जब सुबह की पहली किरण उदित हुई तो हम उत्तराखंड के एक छोटे से हिल स्टेशन पर पहुंच चुके थे। वहां हमने थोड़ा घूम घाम कर देखा। हमें रहने के लिए नदी किनारे एक शांत सी कॉटेज मिल गई। रूम बहुत बढ़िया था, बड़ी बड़ी खिड़कियां और सामने खूबसूरत नदी। विक्रम जानता था मुझे क्या पसंद है। हमने जल्दी से फ्रेश होकर पहले अपनी नींद पूरी करने का प्लान बनाया, पर बिस्तर पर आते ही वो रोमांटिक मूड में आ गया और फिर जो नींद आई। मेरी आंख 3 बजे के लगभग खुली। विक्रम अभी भी सो रहा था। मैंने उठकर कपड़े पहने और खाने के लिए कुछ ढूंढने लगी। तभी मुझे लगा जैसे कोई गुनगुना रहा हो। मैंने दरवाजा खोला तो लॉबी के आखिरी हिस्से में बड़ी सी खिड़की पर एक लड़की अपना सर टिकाए खोई हुई सी गुनगुना रही थी।
उसकी पीठ मेरी और थी और उसके बाल घुंघराले बिखरे हुई स्याह काले। मुझे लगा यहाँ कोई और भी है, चलो अच्छा है साथ में कोई अपनी उम्र का है, ट्रैकिंग में मजा आएगा। तभी विक्रम ने मुझे आवाज दी, जान कहाँ गई? और तभी उस लड़की ने मुड़कर मुझे देखा, वो बहुत ज्यादा गोरी थी। मुझे देख वो मुस्कुरा दी, मैंने भी मुस्कुराकर उसका प्रत्युत्तर दिया। हम तैयार होकर लगभग 4 बजे के करीब कस्बे की ओर निकले। मैं और विक्रम दोनों भूख से परेशान थे। आगे कुछ दूरी पर एक छोटा सा ढाबा दिखा, वहां हमने चाय और आलू के पराठे खाए। ढाबे का मालिक एक बूढ़ा सा आदमी था। वो कहने लगा, आप लोग कहाँ रुके हो? हम लंच बॉक्स भी भेज सकते हैं। जब हमने बताया हम कहाँ रुके हैं तो उस बूढ़े और ढाबे पर 2-3 लोगों की आंखें फैल गई। कोई कुछ बोला तो नहीं पर कानाफूसी होने लगी थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा पर हम उस वक्त वहां से निकलकर नीचे बाजार की तरफ घूमने निकल गए। आते वक्त रात का खाना पैक करवा हम कोई 7 बजे के लगभग कॉटेज पहुंचे। मेन गेट पर शिब्बू मिल गया। वो कॉटेज का केयरटेकर था। उसने बताया, यहाँ सिर्फ ब्रेकफास्ट और चाय काफी ही मिल सकती है, पर पीछे की तरफ किचन है जहां आप खुद खाना बना सकते हैं। विक्रम उससे आसपास घूमने की जगह पूछने लगा और मैं रूम की तरफ बढ़ चली। लॉबी पर पहुंचते ही मुझे ठंडी हवा का एहसास हुआ। मैं चाबी अभी की होल में लगा ही रही थी। मुझे साथ के कमरे से धीमे संगीत की आवाज आई, बहुत ही मधुर पर उदास सा। मुझे अचानक वो लड़की याद आ गई। पीछे पीछे विक्रम था। वो कहने लगा, अंदर चलो, यहाँ क्यों खड़ी हो, एक राउंड और हो जाए। उसकी आंखों में शरारत थी। मैं बस उसकी आंखों में खो गई। मैं उससे दीवानों की तरह प्यार करती थी। मेरे लिए सिर्फ वही तो था उसका प्यार, जिस शर्त पर मिले मुझे मंजूर था। उस रात मैं बहुत सुकून से थी विक्रम की बाहों में। बाहर किस पहर बारिश शुरू हो गई थी पता ही ना चला। मुझे प्यास लगी थी। फोन उठाकर देखा तो रात के 2 बज रहे थे। बारिश की रिमझिम और रात का सन्नाटा अलग ही दुनिया लग रही थी। मैंने विक्रम को देखा, वो किसी छोटे बच्चे की तरह सो रहा था। मैंने उठकर खिड़की खोली और बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। तभी साथ वाले रूम से किसी के रोने की आवाजें आने लगी। कोई आदमी जोर जोर से बोल रहा था और कोई लड़की रो रही थी। उनकी आवाजें स्पष्ट नहीं थी, जैसे दबी दबी सी थी। खिड़की बंद करने की आवाज से विक्रम भी उठ बैठा। कहने लगा, रुबिन तुम रात को खिड़की क्यों खोल रही हो? ये कॉटेज नदी के पास है, जंगली जानवर भी आ सकते हैं। मैंने तब दिन में मिलने वाली वो बिखरे बालों वाली लड़की का जिक्र किया। मेरा ख्याल था वो कोई विदेशी है। विक्रम बोला, उन्हें छोड़ो, कल तुम्हें एक वाटरफॉल पर ले जाऊंगा, अभी इधर आओ और मुझसे लिप जाओ। सुबह बड़ा फ्रेश मूड था। हम जल्दी से नाश्ता करके वाटरफॉल की तरफ निकल पड़े। जाते जाते शिब्बू ने कहा, आप वाटरफॉल नीचे से ही देखिएगा, ऊपर चोटी पर मत जाएगा, उस चोटी से फिसलकर बहुत लोग जान गंवा चुके हैं। लगभग 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके हम उस वाटरफॉल तक पहुंचे। वहां काफी चहल पहल थी, पर्यटकों के साथ साथ लोकल लोग भी थे। संडे जो था वाकई बहुत खूबसूरत जगह थी। हम भी वहां फोटो लेने लगे। वहां पर एक छोटा सा लड़का लगभग जला हुआ पतीला, मैगी और कुछ कोल्ड ड्रिंक की बोतलें लिए बैठा था। विक्रम ने उसे कहा, मैगी के साथ साथ चाय पिला सकते हो? उसने हाँ में सर हिलाया। विक्रम उससे बातें करने में व्यस्त हो गया। मैं कैमरा ले थोड़ा और ऊपर को चढ़ने लगी। एक पतली सी उबड़ खाबड़ पगडंडी सी थी जो वाटरफॉल के साथ साथ चल रही थी। मुझे लगा जहां विक्रम बैठा है उसके शॉट ऊपर से जाकर लिया जाए, वाटरफॉल की बढ़िया पिक्चर आएगी। अभी थोड़ा आगे ही बढ़ी थी कि अचानक वो उलझे बालों वाली लड़की मुझे अपने आगे दिखाई दी। वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। मैं लगभग भागते हुए उसके पास पहुंची। मैंने हाथ आगे बढ़ाया ही था को वो पलटी। मैं सकपका गई। मैंने कहा, हेलो। वो मुस्कुरा दी। मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आर यू अलोन हियर? उसने ना में सिर हिलाया। उसका चेहरा गोल और बहुत गोरा था, पर आंखें एकदम काली, उसके बालों की तरह। वो बेहद खूबसूरत थी। मैंने उससे पूछा, वेयर आर यू फ्रॉम? इस बार वो धीमी आवाज में बोली, मैं भी भारतीय ही हूँ। मैंने कहा, ओह मुझे लगा आप विदेशी हो। वो हल्के से हंस दी। तभी मुझे ढूंढता हुआ विक्रम आ गया। मैंने परिचय करवाया, मैं रुबिन और मेरे हस्बैंड विक्रम। मैं झूठ बोल गई। उसने अपना नाम सारा बताया। विक्रम ने चाय पीने का ऑफर दिया पर उसने मना कर दिया। वो चोटी की ओर बढ़ चली। जाते जाते विक्रम ने उसे भी कैफल कहा। वो पलटी और मुस्कुराते हुए हाथ हिला दिया। हम लगभग 2 घंटे वही बैठे रहे पर सारा वापस नीचे की ओर नहीं आई। मैंने कहा, चलो बाजार घूमाते हैं, पर विक्रम का मूड कुछ और था। हम वापस कॉटेज पहुंचे। वापसी के सारे रास्ते विक्रम शरारत करते हुए आया था। कभी गले लगा लेता, कभी चुम लेता, कभी गोदी में उठा लेता। मुझे लग रहा था काश यह वक्त यही रुक जाए, हम हमेशा यही रह जाए। जब मेरी नींद खुली विक्रम बिस्तर पर नहीं था। मैं कपड़े पहनते हुए उसे आवाज देने लगी पर कोई जवाब नहीं आया। विक्रम कहीं भी नहीं था। तभी बाहर लॉबी में कुछ आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला तो विक्रम बाहर उस खिड़की के पास खड़ा था जहां मैंने सारा को पहली बार देखा था, उसी तरह सर टिकाए हुए बाहर देखते हुए। जनाब कहाँ खो गए? विक्रम पलटा और बोला। मुझे कोई उदास सी धुन सुनाई दी। उसका पीछा करते करते यहाँ आ गया। साथ वाले दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। मुझे जिज्ञासा हुई, सारा वापस आई कि नहीं। मैंने देखा तो रूम बिल्कुल खाली था। पलंग पर एक भी सिलवट नहीं, पर्दे लगे हुए। मुझे लगा सारा शायद चली गई। हमने डिसाइड किया आज डिनर खुद ही बनाएंगे। विक्रम ने शिब्बू से चिकन और वोडका ले आने को कहा। हमने कॉटेज के आंगन में आग जलाई, साइड में ही चूल्हा मंगा लिया। वोडका देख शिब्बू भी हमारे साथ बैठ गया। मैं चिकन पकाने लगी। रात बढ़ती जा रही थी। शिब्बू 2 पैग लगाने के बाद सेटी हो गया था। कहने लगा, बाबूजी हमें भी दिल्ली ले चलो, अपने पास रख लेना, सेवा कर देंगे।
विक्रम उसे समझने लगा, अरे तुम तो जन्नत में रहते हो, यहाँ काम भी कम है, आराम से रहो, आज तो कॉटेज में हम अकेले ही गेस्ट है। शिब्बू ने कहा, साहब पिछले कुछ महीनों से आप ही अकेले गेस्ट हो। मैं और विक्रम एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। हमने कहा, अच्छा एक कपल और भी था हमारे साथ वाले रूम में। आदमी को तो देखा नहीं, पर लड़की से मैं कॉटेज और फिर वाटरफॉल पर भी मिली। क्यों झूठ बोलते हो? शिब्बू का चेहरा सफेद पड़ गया, वो कुछ नहीं बोला। विक्रम ने कहा, क्या हुआ? शिब्बू अपना गला साफ करते हुए बोला, साहब मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ आप यहाँ अकेले ही गेस्ट हो, आप आ गए, नहीं तो मैं खुद अपने गाँव जाना वाला था। मैंने कहा, फिर वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई? शिब्बू ने बताया, इस कॉटेज के बारे में बहुत कहानियां फैली हुई है। ये बहुत पहले अंग्रेजों के जमाने में किसी साहब बहादुर का घर था और यहाँ कुछ मौतें हुई थी। तब से आसपास के लोग यहाँ आवाजें सुनने लगे, कभी कोई उदास सी धुन, कभी लड़की के गाने की, कभी रोने की। मेरा ये सुनकर खून जम गया था। पर शिब्बू हमें सांत्वना देते हुए बोला, साहब मैंने तो आज तक ऐसा कुछ देखा ना सुना, मैं तो रोज यही रहता हूँ, कभी कुछ नहीं देखा। दिन जैसे तैसे निपटा के हम दोनों रूम में आ गए। विक्रम मुझे ढाढ़स बंधाते हुए बोला, चर्सी है, कहा इसकी बातों में आ रही हो, पर अंदर से वो भी डरा हुआ लग रहा था। वोडका उतर चुकी थी और नींद भाग गई थी। मैं और विक्रम इधर उधर की बातें करते हुए टाइम बिता रहे थे। रात के 10 बज गए थे। बारिश शुरू हो गई, उसने माहौल को और बोझिल बना दिया था। बातें करते करते हम कब सो गए पता ही नहीं लगा। रात के किसी वक्त मुझे लगा जैसे मेरे ऊपर कोई झुका हुआ है। मैंने आंखें खोली तो सारा थी। सारा कंधों से पकड़कर मुझे उठा रही थी, मेरा नाम बार बार पुकार रही थी। उसकी आवाज किसी कुएं से आती हुई लग रही थी। मैं हड़बड़ाकर उठी। सारा मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचती हुई अपने साथ ले जाने लगी। डर के मारे मेरे गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, विक्रम बिस्तर पर ही था। सारा मुझे साथ वाले कमरे में ले गई। उस कमरे की शक्ल ही बदली हुई थी। हॉल के कोने में बड़ी सी चेयर पर एक अंग्रेज रोबीला